मूवी की शुरुआत होती है सन 1824 से बंगाल में स्थित रक्तघाट नदी के किनारे बने राजमहल को दिखाया जाता है, जहां पर एक नर्तिका नाच रही होती है, जिसे वहां के राजघराने के लोग बड़ी बेरहमी से महल के बाहर खींच कर लाते हैं और उसे जलाकर मार डालते हैं। अब इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, यह हमें आगे पता चलेगा। उस नर्तिका को जलाने वाला शख्स एक मास्क लगाया होता है, जो उसे जलाने के बाद वहीं छोड़ जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद उस नर्तिका की आत्मा बदला लेने के लिए जाग जाती है और उस मास्क को अपने चेहरे पर लगाकर निकल पड़ती है और उसको जलाने वाले को जान से मार डालती है और सीन चेंज होता है। 200 वर्ष बीत चुके होते हैं और हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो एक भूत भगाने वाला रू बाबा के नाम से प्रसिद्ध होता है, जो कि एक ढोंगी बाबा होता है और दूसरों को ठग कर अपना काम चला रहा होता है। तभी उसे एक राजघराने का आदमी मिलता है, जो उसे अपने जीजा की मरी हुई बेटी मीरा के बारे में बताता है। वह उससे आखिरी बार मिलना चाहता था, तो रू बाबा अपनी नौटंकी चालू कर देता है और वहां पर मीरा का भूत प्रकट हो जाता है। रू बाबा की फटके चार हो जाती है, वह उसके हाथ पर जोड़ने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि यह सब एक नाटक होता है। रू बाबा की असलियत को पकड़ने के लिए और ये सब नौटंकी मीरा का मामा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। मीरा और उसके मामा रू बाबा को ब्लैकमेल करते हैं कि वह उनका एक काम कर दे, तो वो रिकॉर्ड वीडियो को इंटरनेट पर नहीं डालेंगे और उस काम के बदले वह उसे 1 करोड़ रुपए देने का वादा करते हैं। रू बाबा तैयार हो जाता है और वह उनके साथ रक्तघाट बंगाल में जाने के लिए निकल पड़ता है। जहां पहुंचने के बाद रक्तघाट के लोग रू बाबा को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं, जैसे वो उसे पहले से ही पहचान रहे हों। महल के पास पहुंचते ही मीरा उसे सारी कहानी बता देती है कि महल में अंदर मंजुलिका नाम की एक भूत कैद है और उसके कारण राजमहल के लोग महल में न रहकर बाहर गौशाले में रह रहे होते हैं और इनकी हालत बहुत ही खराब चल रही होती है। रूह बाबा राजा साहब से मिलता है, उन्हें भरोसा दिलाता है कि वह इस महल से उस भूत को भगा देगा। अभी रात हो जाती है और इस महल के राजपुरोहित की एंट्री होती है और वह रूह बाबा को उस महल में लेकर जाता है और दीवार पर लगी एक फोटो को दिखाता है, जो कि सेम टू सेम रूह बाबा से मेल खा रही होती है। रूह बाबा राजपुरोहित से पूछता है कि मेरी फोटो यहाँ कहाँ से आ गई। राजपुरोहित उससे बताता है यह यहाँ के राजा देवेंद्र नाथ की फोटो है और रूह बाबा के रूप में आपने दोबारा पुनर्जन्म लिया है। राजपुरोहित देवेंद्र नाथ और उनकी बहन मंजुलिका का इतिहास बताने लगता है। मंजुलिका महाराज की इकलौती संतान थी, जो कि हर कला में निपुण थी। नृत्य कला से लेकर लड़ाई के मैदान में भी उनके जैसा कोई नहीं था। वह जानती थी महाराज का सिंहासन आगे चलकर उन्हीं को मिलने वाला था। तभी महाराज की एक दासी से महाराज को एक पुत्र होता है, जिसका नाम देवेंद्र नाथ रखा गया। मंजुलिका को अपने भाई से चिढ़ हो गई, क्योंकि वह जानती थी इस राज्य का उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई देवेंद्र नाथ होगा। और एक दिन महाराज ने अपना सारा राज्यभार देवेंद्र नाथ को सौंप दिया। मंजुलिका आग बबूला हो गई और उसके उसी दिन रात में देवेंद्र नाथ की हत्या कर दी। महाराज को जब यह बात पता चली, उन्होंने मंजुलिका को मृत्युदंड दे दिया और उसे जलाकर मार डाला। लेकिन मृत्यु भी मंजुलिका को नहीं रोक पाई और उसकी भयानक आत्मा जाग उठी और उसने उसी दिन महल के लोगों को मारना शुरू कर दिया और महाराज को जलाकर मार डाला। मंजुलिका की आत्मा को रोकने के लिए राजपुरोहित के पूर्वजों ने अनुष्ठान किया और उसमें से एक ऐसा तेल उत्पन्न किया जिससे मंजुलिका को रोका जा सके। उस तेल की मदद से मंजुलिका को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस द्वार पर भैरव कवच बांध दिया गया और भविष्यवाणी की गई कि राजघराने से ही कोई पुनर्जन्म लेगा, जो दुर्गा अष्टमी के दिन इस द्वार को खोलकर मंजुलिका का खात्मा करेगा। राजपुरोहित रूह बाबा से कहता है कि आपने ही पुनर्जन्म लिया है और आप ही इसको खत्म कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन रूह बाबा यह सब सुनकर रुक जाता है। अगले दिन मीरा रूह बाबा से कहती है कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानती हूँ, तुम दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का कमरा खोल दोगे तो मैं इस महल को 1000 करोड़ रुपए में बेच दूंगी और तुम्हारा भी 1 करोड़ तुम्हें दे दूंगी। रूह बाबा मान जाता है और सभी लोगों को महल में रहने के लिए मना लेता है। उसी दिन दुर्गा पूजा का पहला दिन होता है। गांव वाले जश्न मना रहे होते हैं अपने राजकुमार के आने का। अभी वहाँ 3 लोगों की एंट्री होती है, जो रूह बाबा को पाखंडी बता रहे होते हैं, लेकिन रूह बाबा उन्हीं को धूर्त बना देता है और गाँव वालों से पिटवा देता है और अपनी सेवा के लिए मजबूर कर देता है। सीन चेंज होता है। एंट्री होती है अंबिका की, जो इस महल को बेचने लायक डेकोरेशन के लिए आई होती है। अंबिका अपने काम में लग जाती है और मंजुलिका के कमरे में पहुंच जाती है। उसके हथियारों को ध्यान से देख रही होती है। तभी वहां राजा पहुंच जाता है। वह अंबिका को बताता है कि यह सब मंजुलिका का सामान है। तभी सीन चेंज होता है और दिखाता है रूह बाबा को, जो कि सो रहा होता है। तभी उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि रेडियो में उससे कोई यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। तभी बाहर से आवाज आती है। रूह बाबा बाहर भागता है और देखता है कि देवेंद्र नाथ की फोटो में आग लग चुकी होती है। अभी लोग बाहर आकर उस आग लगी पेंटिंग को देखने लगते हैं। यह सब देखकर रूह बाबा अगले दिन भागने की कोशिश करता है। तभी उसका पुराना साथी टिल्लू वहां आ जाता है, जो रूह बाबा से नाराज होता है क्योंकि वह उसे बिना बताए यहाँ आया होता है। रूह बाबा टिल्लू को सारी कहानी समझाता है और उससे कहता है
यहाँ से भाग चलो, लेकिन टिल्लू उसे मना करता है क्योंकि शहर में रू बाबा ने भूत के नाम से एसपी राठौड़ के भाई को चूना लगाया था। इसकी वजह से एसपी राठौड़ रू बाबा को ढूंढ रही होती है। इसीलिए टिल्लू भी शहर छोड़कर रक्त घाट आया होता है। रू बाबा फंस जाता है। अब इस जगह को छोड़कर वह जा नहीं सकता था। तभी हमारे रू बाबा को पता चलता है कि मीरा उसे पसंद करती है, इसीलिए वो भागने का प्लान कैंसिल कर देता है। और एक दिन मीरा और रू बाबा महल में घूम रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मंजुलिका जिस कमरे में बंद थी उस कमरे का ताला गलियारे में पड़ा होता है। तभी अचानक मंजुलिका का कमरा खुल जाता है। सामने मंजुलिका को देखकर हमारे हीर रांझा भाग खड़े होते हैं, लेकिन मंजुलिका उनका पीछा करने लगती है। तभी वहाँ अंबिका आ जाती है और वह रू बाबा का हाथ पकड़कर मंजुलिका की तरफ जाने लगती है और खींचकर एक चाटा मारती है। तभी हमें पता चलता है कि वह मंजुलिका नहीं थी, उसकी जगह पर वह तीनों लोग थे जो रू बाबा को पाखंडी बता रहे होते हैं। वह तीनों अपनी कहानी बताने लगते हैं कि वह तीनों हल्दी घाटी से भाग कर आए थे और 2 साल से इस महल में रह रहे थे। तभी तुम लोग आ गए, इसलिए हम तुमको डरा रहे थे। रेडियो में से आवाज आना और पेंटिंग में आग लगाना, यह सब यही तीनों कर रहे थे। रू बाबा को एक आइडिया आता है क्योंकि मंजुलिका का कमरा खुल चुका होता है पहले से ही। अगर कोई आत्मा होती तो पता चल जाता। रू बाबा मीरा अंबिका को अपना प्लान समझा देता है। वह अगले दिन ही सबको जुटाकर दरवाजा खोल देगा और बता देगा कि अंदर कोई आत्मा नहीं है। इसमें वह अंबिका की मदद मांगता है कि वह मंजुलिका बनने का नाटक करे और वह मान जाती है। अगले दिन रू बाबा सब गांव वालों को जुटा लेता है और अपनी नौटंकी चालू कर देता है और मंजुलिका का कमरा खोल देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ राजपुरोहित आ जाता है और वह गुस्सा होता है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। मीरा राजपुरोहित को सारा सच बता देती है। वह इस मंजुलिका की कहानी को नहीं मानती है और इधर दूसरी तरफ अंबिका को एक खुफिया रास्ता मिलता है जो एक दीवार के पीछे होता है। अंबिका और पूरा राजघराना उस खुफिया रास्ते से नीचे जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक और कमरा मिलता है जो सेम टू सेम मंजुलिका के कमरे की तरह ही बांधा गया होता है, भैरव कवच से। तभी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ किसको बांधा गया है। राजा राजपुरोहित से पूछता है कि यह क्या है। राजपुरोहित कहता है मुझे भी इस खुफिया कमरे के बारे में नहीं पता। इसे जानने के लिए मुझे ग्रंथालय में जाकर राजवंश का इतिहास जानना होगा और जब तक इस दरवाजे को मत खोलिएगा, कहकर राजपुरोहित वहाँ से चला जाता है।